नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है राहुल त्रिपाठी ने। राहुल त्रिपाठी जी का सवाल थोड़ा सा लंबा है। राहुल जी का कहना है कि उनकी एज 32 ईयर्स है और उनके दो बच्चे हैं, एक 4 ईयर्स ओल्ड और सेकंड बेबी 1 मंथ ओल्ड। और गोल है एक तो रिटायरमेंट का 28 ईयर्स के बाद 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, यानी कि जो टारगेट है 2 करोड़ रुपीज़ का है। और साथ में 12 ईयर्स के बाद उन्हें चाहिए 50 लाख, और अब से 16 ईयर्स के बाद उनका गोल है 18 लाख जुटाने का। और उन्होंने कहा है कि वो पिछले 16 मंथ्स से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने नाम भी दिए स्कीम के, और साथ ही म्यूचुअल फंड्स के अलावा वो 75,000 पर एनम हर साल पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में राहुल के पास है एक्सिस ब्लू चिप फंड जिसमें 2000 की एसआईपी है, कैनरा रोबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड में 2000 की एसआईपी, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 2000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2500, एसबीआई फोकस्ड फंड में 2500, एक्सिस स्मॉल कैप में 2000 पर मंथ, और आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में 1000 महीने की एसआईपी है। और ये भी कहना है कि ये जो एसआईपी चल रही है इसे हर साल राहुल 10% से बढ़ा सकते हैं। तो राहुल जी, आपके जो गोल्स हैं मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, आप जो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो भी आपने 16 मंथ पहले ही शुरू किया है या पहले से कर रहे हैं, लेकिन यदि हम ये कैलकुलेट करें, जैसे कि अभी पीपीएफ पर 7.10% का इंटरेस्ट चल रहा है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम लंबे वक्त की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और कम हो सकता है। मतलब कि अगले क्वार्टर में, अभी अक्टूबर में शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मुझे पीपीएफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की उम्मीद नहीं है। तो यदि हम 7% से कैलकुलेट करते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो पीपीएफ है ये आपके रिटायरमेंट के लिए है, तो उस हिसाब से आपका टोटल जो पैसा बनेगा वो करीब करीब 65 लाख, यदि 7% से ग्रो होता है तो 28 ईयर्स में ये करीब 65 लाख हो जाएगा। और क्योंकि पीपीएफ अकाउंट जो है वो 15 ईयर्स की उसकी ओरिजिनल मैच्योरिटी होती है, उसके बाद 5 ईयर्स के ब्लॉक में आपसे बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली 28 तो नहीं, या तो 30 ईयर्स होगा या फिर 25 ईयर्स होगा। तो इस तरह से आपको देखना होगा, बट मैंने कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 28 ईयर्स के एंड में भी कैलकुलेट किया है, तो आंसर आता है 65 लाख। तो इतना पैसा आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए यहाँ से भी इकट्ठा हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआईपी की। यदि हम म्यूचुअल फंड पर 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके 12 ईयर्स में करीब 68 लाख रुपीस इकट्ठे होते हैं। यानी कि आप 14,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, और जैसा आपने बोला है कि इसको 10% से हर साल बढ़ाते रहेंगे, और 12% का यदि हम CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास करीब 68 लाख इकट्ठे हो सकते हैं। उसमें से 50 लाख आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास बाकी जो 18 लाख रुपए बचेंगे, अब वो ग्रो होंगे, बिकॉज उसके बाद 4 साल के बाद फिर जरूरत पड़ेगी आपको 80 लाख की। आपसे 16 ईयर्स मतलब 12 साल के बाद 4 साल का टाइम बचेगा। उन 4 ईयर्स में जो 18 लाख बचे हुए हैं ये बढ़ेंगे, और प्लस आप जो एसआईपी कर रहे होंगे वो भी 4 साल और चलेगी। तो मैंने कैलकुलेट किया, वो करीब करीब निकल कर आ रहा है 66 लाख, और आपको जरूरत है 80 लाख की। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि आप अपना जो एसआईपी में कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा बढ़ा दें। उससे आप जो अभी 14,000 कर रहे हैं उसे बढ़ाकर 16,000 कर दें। और फिर जैसा आपने भी कहा है और मैंने कहा कि 10% से आप उसे बढ़ाते रहेंगे हर साल, तो आसानी से आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं। और साथ ही आपके पास रिटायरमेंट के वक्त उस हिसाब से करीब करीब 4 करोड़ रुपए होंगे, हालांकि आपका टारगेट कम का था। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप इसे 2000 से नहीं बढ़ाते हैं और आप सिर्फ 14,000 ही रखते हैं,
तो उस केस में करना ये होगा कि आपको अपने पीपीएफ से विड्रॉ करना होगा, क्योंकि आपको 16 ईयर्स के बाद ज़रूरत पड़ेगी और 15 ईयर्स के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आप एक्सटेंड करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन में आप जो मतलब कि उस ओरिजिनल मैच्योरिटी पर जो टोटल पैसा होगा उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो उस केस में ये भी एक चॉइस हो सकती है कि आप अपने पीपीएफ से विड्रॉ कर लें और इस तरह से आप अपने दूसरे चाइल्ड के लिए जो 80 लाख का कॉर्पस चाहते हैं वो यहाँ से होना मुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं स्कीम्स पर। आपने यहाँ पर 7 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मेरी सलाह ये होगी कि जिस तरह से आपने यहाँ पर लार्ज कैप फंड में भी किया हुआ है और मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल फंड, सभी तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी सलाह ये होगी कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में अपनी एसआईपी बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट भी लार्ज एंड मिड कैप में होता है। ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है और साथ ही आप एसबीआई फोकस्ड फंड में भी अपनी एसआईपी बंद कर दें और इन दो स्कीम की जगह आप यदि एक मल्टी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें तो वो अच्छा रहेगा। आपके पास में ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड भी है, मिड कैप फंड भी है, तो मैं इसके लिए सलाह दे रहा हूं आपको कि आप एक मल्टी कैप फंड करें कि उसके सहारे आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। हालांकि आपके पास पहले से ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, लेकिन फिर भी एक मल्टी कैप फंड अगर करेंगे तो बेहतर होगा, एक फंड भी कम हो जाएगा, ये बेहतर रहेगा। और साथ ही आपके पास जो ABSL नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स है उसमें आप 1000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, इसको भी आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो ये भी सही रहेगा। हालांकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, लेकिन फिर भी आप यदि नैस्डैक 100 FOF में थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो बेहतर होगा। थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फंड्स आपके अच्छे हैं और ऑल द बेस्ट टू यू। मुझे उम्मीद है कि आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मुदित सिंगल ने। मुदित जी का कहना है कि सर, योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग आर क्वेरी इज ब्रिलियंट एंड आई ऑलवेज ट्राई टू फॉलो योर गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच मुदित जी, आपने मेरी तारीफ की, आपको अच्छा लगता है कि मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे खुशी होती है यदि मेरी सलाह से, मेरे जो भी सजेशंस हैं उससे आपको फ़ायदा होता है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आपका जो सवाल है कि आप 2 लार्ज एंड मिड कैप फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो ये कैसा रहेगा और क्या साथ में आपको मिड कैप फंड भी लेना चाहिए। मुझे देखिए, यदि आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें, क्योंकि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है मिनिमम 35% लार्ज कैप में और मिनिमम 35% मिड कैप में होना जरूरी है। उसके अलावा जो बाकी बचता है 30%, उसे फंड मैनेजर अपने विजडम के अनुसार एलोकेट कर सकते हैं कि उन्हें लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कहाँ करना है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपका एक्सपोजर लार्ज एंड मिड कैप फंड में दोनों ही होगा, तो आपको अलग से मिड कैप फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी सलाह एक और भी है कि आप 2 लार्ज एंड मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें, उसके बजाय यदि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखें और साथ में यदि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड करें तो ये बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि लार्ज एंड मिड कैप में तो आपका एक्सपोजर रहेगा ही, लेकिन किसी वक्त पर यदि फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप फंड के लिए समय अनुकूल है, तो आपके फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में भी हो सकता है कि फंड मैनेजर उस वक्त पर फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले लें। तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरा स्मॉल कैप फंड यदि आप रखेंगे, दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड आप यदि अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो वो मेरे हिसाब से एक बेटर चॉइस होगी। और साथ ही आपका जो लक्ष्य है वो है 45 लाख का 20 साल में, और आप 15,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं। अगेन, यदि हम 12% का CAGR एज्यूम करते हैं तो 15,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करके 20 ईयर्स में जो अमाउंट इकट्ठा हो सकता है वो है लगभग 1.47 करोड़। तो आपका जो टारगेट है वो है 45 लाख का, उससे कहीं ज़्यादा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। आप
एसआईपी जारी रखिए और समय के साथ और भी अमाउंट को बढ़ाते रहिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, ताकि आपके पास एक बड़ी पूंजी इकट्ठा हो सके। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है। इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है बातें जो जानना है। तो यूट्यूब शायद इनका चैनल होगा, उसका नाम है बातें जो जानना है। मैं देखूंगा आपका यूट्यूब चैनल, लेकिन आपका सवाल मैं पढ़ता हूँ पहले। सर, यदि किसी फंड में एक वर्ष के भीतर 20 से 30% का प्रॉफिट हो जाता है तो क्या उस फंड से प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाना चाहिए? क्योंकि यदि लंबे समय में उस फंड में रहते हैं तो प्रॉफिट का परसेंटेज कम होने के चांसेस अधिक रहते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यदि किसी फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एक पीरियड के दौरान या एक साल में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगले साल भी वैसी परफॉर्मेंस रहे, और बिल्कुल वो रिटर्न्स कम हो सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपको एक गाइड करूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये करना कि जब भी प्रॉफिट होता है आप वहां से एग्जिट कर लें और उसके बाद में आप री इन्वेस्ट करें, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। होता ये है कि जब किसी फंड में अच्छे रिटर्न्स होते हैं और मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बढ़कर 1,20,000 1,30,000 हो गया, और अब वहां से एग्जिट आपने कर लिया ये सोच के कि फिर से यदि गिरावट आएगी तो आप फिर से यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है गिरावट ना आए कुछ समय के लिए और वो 1,30,000 हो सकता है 1,50,000 हो जाए, यानी कि जो एनएवी 10 रुपये है वो 10 से 12 हुई, 13 हुई और आप निकल गए और वो 15 हो गई। तो फिर क्या होगा? फिर आपका मन करेगा नहीं, मैंने तो बस मिस कर दी है, मुझे दोबारा से इसमें एंटर करना है, फिर से बस बोर्ड करनी है। और हो सकता है कि आप 12 रुपये की एनएवी पर एग्जिट हुए थे यदि आपने 10 में बाय की थी, और फिर आपने 14 या 15 में दोबारा से वहां पर एंट्री कर ली और उसके बाद गिरावट आ गई। तो ऐसा कई बार होता है जब मार्केट में रैली होती है तो इन्वेस्टर्स रुक नहीं पाते हैं और साइकोलॉजिकली फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, आपने किया और मार्केट वहां से ऊपर भी गया, मान लीजिए फिर नहीं गिरावट आती है, आप 14 या 15 की एनएवी पर आपने एंट्री की और उसके बाद वो मार्केट ऊपर भी गया, पर नुकसान तो फिर भी है। जो बीच का डिफरेंस है 12 से लेकर 15 तक का या 14 तक का, वो आपने मिस कर दिया। सेकंड चांस ये है कि मान लीजिए मार्केट गिर जाता है, मार्केट में गिरावट आती है, और ऐसा हो सकता है जब गिरावट आती है तब भी ऐसा लगता है कि अब तो गिरावट बहुत आएगी और तभी मैं यहां पर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वो मार्केट नीचे आके ऊपर चला जाता है और इन्वेस्टर फिर से इन्वेस्ट करने से चूक जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, सेंसेक्स जब 40,000 पे आया था तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर दिया था, अपने यूनिट्स को रिडीम किया था, क्योंकि जब 30 से 40 आने पर बहुत टाइम लगा था मार्केट को। लेकिन जब 40,000 सेंसेक्स आया उसके बाद 60,000 जाने में टाइम नहीं लगा, बहुत तेजी से मार्केट बढ़ता रहा। उसके बाद 50 से 60 के बीच में कई बार ऐसे अप्स एंड डाउन्स हुए कि नीचे ऊपर, मतलब 60 के आसपास कह लीजिए, और उसके बाद 50,000 पे। लेकिन इन्वेस्टर का क्या हुआ, जो 40,000 पर जिन्होंने एग्जिट किया था उन्होंने फिर से 50-52 पर एंट्री कर ली, फिर वो 60 गया, उसके बाद फिर 50 आ गया, मतलब अभी वो कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, जो बीच का प्रॉफिट था उन्होंने मिस किया। तो साइकोलॉजिकली ये सब मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह ये होती है कि अपने फाइनेंशियल गोल आप तय कर लीजिए, और यदि आपने डिसाइड किया है कि 20 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहिए, आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए। ऐसा होगा कि उन 20 सालों में कई बार मार्केट नीचे आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन आपको ना तो इस बात से खुश होना है कि आपको 20% का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ना इस बात से आपको कोई दुख होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में गिरावट हो गई है। यदि स्कीम्स अच्छी हैं, नजरिया लंबे समय का है, तो समय के साथ ये उतार चढ़ाव का दौर चलता रहेगा, लेकिन आप जब अपने गोल के पास पहुंचेंगे तब आपको देखना है कि आपको कितना रिटर्न मिला। तो 20-30 ना सही, बट एवरेज यदि 15% का रिटर्न मिलता है, यदि आप उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी सही है, इसके मुकाबले कि बार बार आप एग्जिट करें और एंट्री करें। तो ये मेरी सलाह है आपको कि इस तरह से आप ना करके अपने गोल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शशि कुमार प्रजापति जी ने। शशि कुमार जी का सवाल ये है कि मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड
है जो कि बहुत बेहतरीन फंड है, लेकिन इसमें SIP और लमसम दोनों अभी बंद हैं। पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। SIP शुरू करने का इंतजार है, क्या इसमें इंतजार किया जाए? शशि कुमार जी, आपको इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड जो है ये एक इंडेक्स पर आधारित फंड है। यानी कि ये जो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स है, ये मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। और आप जानते हैं जो भी इंडेक्स फंड्स होते हैं या ETFs होते हैं, ये पैसिव फंड्स होते हैं। तो आप चाहे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करें या आप आदित्य बिरला सन लाइफ नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करें या आप कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करें, सब में आपके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बहुत मामूली सा, बट मोर और लेस आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो इंडेक्स के बराबर ही होते हैं। तो इसके लिए यदि इंडेक्स फंड में करना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी SIP करने की परमिशन है, क्योंकि इस वक्त पर इंटरनेशनल फंड में लिमिटेड स्कीम्स में ही चॉइस अवेलेबल है, जहां पर भी आपको चॉइस मिले आप उसमें कर सकते हैं। और मैं बता दूं, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड भी अवेलेबल है। ये फंड ऑफ फंड्स नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी एक इंडेक्स फंड है जो कि नेस्डेक में लिस्टेड है, तो इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और एक बात और प्रजापति जी, आपको भी और बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, नेस्डेक 100 जो इंडेक्स है ये बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज को छोड़कर, फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर्स की कंपनीज का इंडेक्स है। तो मेरा मानना यह है कि किसी इन्वेस्टर्स को एक वाइड एक्सपोजर लेना चाहिए। तो यदि आप US बेस्ड इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में नेस्डेक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि S&P 500 इंडेक्स में करेंगे तो मेरे हिसाब से ये और भी बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसमें आपको, यदि हम 500 की बात कर रहे हैं तो 500 कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है एज कंपेयर टू 100 कंपनीज, और इसमें सभी तरह के सेक्टर्स शामिल होंगे। तो इन्वेस्टर्स S&P 500 इंडेक्स फंड या S&P 500 फंड ऑफ फंड्स में भी इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है कृष्णा ने। कृष्णा जी का सवाल यह है कि क्या एग्जिस्टिंग एक्टिव SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में ईयरली एक्स्ट्रा लमसम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कृष्णा जी, आप जिस फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं आप उसी फोलियो में और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही आप जानना चाहते हैं कि क्या विड्रॉल अमाउंट भी एज के साथ या आगे जाके बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जो SWP का अमाउंट है, यदि मान लीजिए आपने 20,000 रुपया महीना या उस मतलब 20,000 रुपये महीने की SWP सेट की हुई है और अब आप चाहते हैं कि 30,000 हो, तो 10,000 रुपीज़ का आप एडिशनल SWP उसी स्कीम से शुरू कर दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे कि आप जितना विड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपका पैसा उस रेट से ग्रो नहीं हो रहा है या आपने और कैपिटल नहीं बढ़ाई, तो उस केस में हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो जल्दी ही पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। क्योंकि यदि मान लीजिए आप विड्रॉ कर रहे हैं 12% के रेट से और आपका पैसा ग्रो हो रहा है 10% के रेट से, तो जब आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैपिटल है वो भी धीरे धीरे विड्रॉ हो रहा है। तो जैसा आपने कहा कि आप अमाउंट भी बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे और तब आप ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपके जो सवाल या सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।